स्वागत है आप सभी का देश नीति के मंच पर। जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग पर यह सवाल उठ रहा था कि जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए राजीव कुमार अब रिटायर होकर जा रहे हैं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 18 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन एक सुनवाई टल चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और तारीख दी है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बलराज मलिक जी। हम इसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, सर, जिस तरीके से कल सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई टल गई है, एक और तारीख दे दी गई है, क्या लगता है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई थी राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए, वही प्रक्रिया बरकरार रहेगी या सुप्रीम कोर्ट कुछ बड़ा फैसला लेने वाला है? देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने जो डेट दी है उसके बीच में अगर कुछ होता है तो उसके परिणाम होंगे, जैसे केस के परिणाम फॉलो करने पड़ेंगे, मगर इससे काम नहीं चलता। ये जो महत्वपूर्ण मामला है ये पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों के फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मामला है, देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे मामले में इस तरह की ढील ठीक नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये मामले तो डे बाय डे सुनने चाहिए थे। पिछले साल से मामला पेंडिंग है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट इतनी सेंसिटिव नहीं हो पाई देश की कि इस मामले पे फैसला दे, जबकि वो रिटायरमेंट की डेट आ गई है। रिटायरमेंट की डेट के अगले दिन अपने डेट लगाई है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेटिक एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ ऑफ द कंट्री। मैं इसको गलत मानता हूं और मेरे जैसे वकील इसको जुडिशियल करप्शन मानते हैं। सर, जिस तरीके से सीजीआई संजीव खन्ना लगातार अब केसों की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन अब एक दिन रिटायर होंगे, उसके अगले दिन सुनवाई है, तो क्या अगर फिर से चुनाव आयुक्त को बना लिया जाएगा तो क्या उसमें चेंजिंग हो पाएगी, आपको लगता है? मुझे तो ये लगता है कि चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जाएगा इस बीच में, और ये सुप्रीम कोर्ट भी यही है, कुछ नहीं हो पाएगा ऐसा लगता है। ऐसा मेजोरिटी ऑफ एडवोकेट्स को यही महसूस होता है कि यही होगा और कुछ नहीं होगा। अरे भाई, कोई मामला अगर आपके सामने पेंडिंग है, इट इज नॉट ए सिंपल केस, इज ए केस ऑफ कंट्री। Chief Election Commissioner is not the post for any gentleman. It is a post of the country. It is an institution for the country to protect constitutional fundamental right of the people of the country, of the citizens. It is ultimately to protect the constitution and the fundamental right of the people and the democratic values. Supreme Court is bound to protect constitutional values and democratic values, principles, and the fundamental right of the people of this country. सुप्रीम कोर्ट के सामने आज सुप्रीम कोर्ट राजाओं की अदालत नहीं है। राजाओं की अदालत में क्या होता था, लोग जो एग्रीव्ड होता था वो जाता था, रोता हुआ बिलखता हुआ दरबार में जाता था, घंटी बजाता था, और राजा की मर्जी होती थी उठे ना उठे, और जो मर्जी फैसला सुना दे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, देश की जनता की कोर्ट है। इसमें कोई रोता बिलखता हुआ आएगा, पिटीशन फाइल करेगा, तभी आप संविधान की रक्षा करेंगे, तभी आप संवैधानिक मूल्यों की या डेमोक्रेटिक मूल्यों की रक्षा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। आपको 24 घंटे रक्षा करनी है। यू आर बाउंड। आपके सामने कोई मुकदमा आए ना आए, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड, हाई कोर्ट्स आर बाउंड, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये संविधान को बचाने के लिए है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए है, संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए है, देश में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स मूल्यों को बचाने के लिए है। ये किसी आदमी को बचाने के लिए नहीं है। संस्थाओं का जो दुर्दशा आज देश में है उसके लिए मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को, हाई कोर्ट, लास्टली मेनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री। सुप्रीम कोर्ट देश की एक व्यवस्था है, उसको उस व्यवस्था को के तहत काम करना है। सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में काम नहीं करना है, जैसे कि जस्टिस नागरत्ना कह चुकी है, जिससे साबित होता है कि देयर इज समथिंग हिडन प्रेशर ऑन द जजेस, और जजेस आर अंडर प्रेशर और कोर्ट इज अंडर प्रेशर टू डू अकॉर्डिंगली द पीपल हु आर इन द पावर। तो दिस इज रॉन्ग। ये इससे ज्यादा और क्या होगा, खतरे की घंटी देश के लिए। सर, जब एक साल से ये मामला लंबित है, एक साल से सुनवाई पहले होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है कि वो फैसले नहीं ले पा रहा है? मैं इंडिविजुअल भी और काफी वकीलों से जब बात होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको हम यही मतलब निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में है, और कोई दूसरा मतलब निकलता नहीं। ऐसे केस जो कम से कम पूरे देश के केस हैं, वो तो डे टू डे हियरिंग पे होने चाहिए। अगला रिटायर होने की तारीख आ गई, जैसे लोग 5 साल एमएलए एमपी रहते हैं और टेन्योर खत्म हो जाता जब तक फैसले नहीं होते, तो क्या करेगा देश इन कोर्टों का? क्या ड्यूटी निभा रही है कोर्ट?
somehow courts are failing in its duty as per the constitution. तो मैं तो एक और कहना चाहता हूं यहां पर बात, क्योंकि ये केस चीफ जस्टिस ने अपने सामने से हटा के दूसरे बेंच के सामने लगा दिया। दूसरे बेंच के सामने ये थे कि अगली तारीख पर फुल एंड फाइनल हियरिंग हो जाएगी, मगर वो बेंच में वो जज साहिबान ही बीमार हो गए। चलो वे बीमार भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, और इसको इमीडिएटली अगले दिन लगा देना चाहिए था। और जरूरत हो तो रात को ही सुन लेना चाहिए इस केस को, अपने घर पे सुन लेना चाहिए था जज साहब को। जजेस के घर पे सुनवाई होती है, हो सकती है। अगर ही इज नॉट विलिंग टू कम टू द कोर्ट ड्यू टू इलनेस, उनको सुननी चाहिए या उनको हट जाना चाहिए था तुरंत कि मैं बीमार हूं या मैं नहीं सुन पाऊंगा, इस मामले में निपटारा बहुत जरूरी है। तो चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करते इसको इमीडिएटली दूसरे बेंच के सामने लगाया जाए। और इस तरह के केस में तो एक और कहता हूं, जिन जज के सामने लगा हुआ है वो भी फ्यूचर में चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूं, जितने लोग हैं पूरे कोलिजियम वाले जज हैं ना, जो सीनियर 5 लोग या जो खासतौर पे जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, इनके सामने तो ऐसे केस लगने ही नहीं चाहिए जिससे सरकार प्रभावित होती है या सरकार की कोई उसमें अहम रोल होता है, जिसमें इंटेंशन होती है। उनसे इन लोगों को नहीं होना चाहिए। ये अपना चीफ जस्टिस बनने के लिए कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा वकीलों का मानना है। तो जस्टिस सूर्यकांत भी चीफ जस्टिस में नंबर आएगा उनका, तो उनके सामने भी ये केस नहीं जाना चाहिए था। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आपको चीफ जस्टिस बनना, उसमें सरकार टांग अड़ा सकती है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे जजों को ऐसे मामले जाने चाहिए जिनका चीफ जस्टिस बनने में नंबर नहीं आना। उन जजों के सामने इस तरह के केस लगने चाहिए जिसमें सरकार के साथ अहम टकराव है, देश की जनता का या संविधान का, संवैधानिक मूल्यों का या इसका डेमोक्रेटिक मूल्यों का। फ्यूचर में ये होने की जरूरत है। और ये कॉलेजियम वॉलेजियम भी बंद होने की जरूरत है, मास्टर ऑफ रोस्टर भी बंद होने की जरूरत है। ये एक तरह से जुडिशियल करप्शन की श्रेणी में आते हैं आज के दिन, वकीलों के हिसाब से और देश की जनता के हिसाब से। पूरे फुल बेंच, पूरी कोर्ट, कंप्लीट कोर्ट जितने हैं सारे जजों को मिलकर प्रोसीजर तय करना चाहिए। इसी तरह का मामला है एनजेएसी। एनजेएसी क्या था? जुडिशियल कमीशन। वो नीयत साफ नहीं थी सरकार की। सरकार क्या करना चाह रही है? जैसे मदारी बंदर को नचाना चाहता है। अरे भाई, मैं तो इसमें भी कहता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर में भी क्या करेगा इसमें प्राइम मिनिस्टर, क्या करेगा चीफ जस्टिस, क्या करेगा अपोजिशन का लीडर? तुम अपनी खैरात बनाना चाहते हो, 3 आदमी डिसाइड करना चाहते हो देश के महत्वपूर्ण चीजों को। एक कमेटी फॉर्म होनी चाहिए जो पार्लियामेंट डिसाइड करे, क्योंकि पार्लियामेंट देश का प्रतिनिधित्व करती है। कंप्लीट पार्लियामेंट, नॉट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ईमानदार लोगों की कमेटी बनाए, वो जरूरी नहीं जज हो, और वो कमेटी प्रोसीजर के तहत एप्लीकेशन मांगे और उसके तहत ट्रांसपेरेंट तरीके से जज बनाए इस देश में। ये होना चाहिए। ये क्या है? एनजेसी सरकार अपने जज लगाना चाहती है, कोलिजियम के जज अपने जज लगाना चाहते हैं, तो कब्जा करना चाहते हो जुडिशरी पे। तो देश के संस्थाओं को, जो देश में संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था स्थापित होनी थी, वो व्यवस्था की तरफ, अव्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं देश को। तो मानवीय व्यवस्था में कब्जा नहीं होता। जी, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन जाते जाते पूरी उम्मीदें उनके ऊपर से उठ गई। फिर संजीव खन्ना आए तो इनसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस मुद्दे पर सुनवाई करेंगे, लेकिन ये भी अपने आप को अलग कर ली। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जो उम्मीदें होती हैं वो टूट रही हैं सीजीआई से? बिल्कुल, मैं तो कहूँ इसमें अलग करने की जरूरत नहीं थी उनको। वो ये कह देते, वो चीफ जस्टिस की बजाय वो ये फैसला दे सकते थे, चीफ जस्टिस का प्रतिनिधित्व तो कोई भी जज करेगा, कोई भी एक नॉमिनी जा सकता है। वो जरूरी नहीं कि चीफ जस्टिस ही होगा उसमें कमेटी में, पूरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी जज जा सकता है। इस तरह का प्रोविजन बना देना चाहिए, तो उनको केस से हटने की भी ज्यादा जरूरत नहीं थी। तो मैं तो इसको कह रहा हूं, वकील क्या कह रहे हैं इसको? वकील कह रहे हैं लेट लतीफी के मोडस ऑपरेंडी है, एक तरीका है किसी मुकदमे को लेट करना या सरकार को एक रास्ता देना, ताकि आप इधर से चोर दरवाजे से निकल जाइए, जो आपको करना कर लीजिए। तो सर, यही है कि आपने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, तो राजीव कुमार तो लगातार ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा रहा है, सारे तरीके से फेयर एंड सारी चीजें हो रही हैं। राजीव कुमार का विश्वास हो रहा है लोगों को? किसी के बोलने से, बकवास करने से देश मान लेगा? देश ड्यूटी बाउंड है क्या किसी की बात मानने के लिए? देश जो देखता है, जो अनुभव करता है, वो देश बोलता है। तो देश जो अनुभव कर रहा है, जो समझ में देश को आ रही है, उसमें राजीव कुमार झूठ बोल रहा है। उसकी कोई कदर नहीं है देश के अंदर।
उसके कदर वो लोग कर सकते हैं जिनको चोरी चकारी से या हिडन एजेंडे के साथ इलेक्शन जीतना है। राजीव कुमार ने संवैधानिक संस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। वो अपराधी है, संवैधानिक अपराधी है इस देश का। इस देश को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो फंडामेंटल राइट है लोगों का, उसका हनन किया राजीव कुमार ने। लेकिन सर वो तो कहते हैं कि जो भी आरोप लगाया जा रहा है सबका जवाब दिया जाएगा, लिखित तौर पर दिया जाएगा और एक एक तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो तो क्या जवाब दिया जाएगा? ये सारा का सारा इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इलेक्शन में पैसे बांटना, इलेक्शन में झूठे नारे देना, इलेक्शन में भेदभाव ईर्ष्या पैदा करने की भाषणबाजी करना, क्या कर रहा है? कहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? इस देश में 75-80 साल के बाद संवैधानिक कंट्री के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर ये पॉसिबल है क्या? हो सकता है क्या? बिना हैंड्स इन ग्लोव्स, बिना अल्टीरियर मोटिव, और आप कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लॉ से, सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो राजीव कुमार का तो इस तरह से बदनाम हुआ नाम। इस नाम का आज के दिन नए पैदा हुए बच्चों का नाम राजीव रखना नहीं चाहते पेरेंट्स। इस तरह बदनाम हो गए नाम। तो लेकिन सर क्या अगर सही तरीके से जांच होगी तो राजीव कुमार की मुश्किल बढ़ सकती है? सही जांच हो तो 1 मिनट उसका नार्को टेस्ट करके उसको दबोचने की जरूरत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट का मजाक बना रहे हैं जो लोग, ये प्रिविलेज लेके और ऊपर से कानून बना दिया आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। सरकार जिनसे बदमाशी कराना चाहती है, जिनका मिसयूज करना चाहती है, उनको प्रोटेक्शन की चादर उड़ाना चाहती है और वो प्रोटेक्शन की चादर उड़ा के उनसे गलत काम करवाती है। नहीं तो कोई भी लीगल काम करना, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कोई भी आदमी बैठा हुआ है उसको प्रिविलेज नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इस तरह कॉग्निजेंस लेके या रीढ़ की हड्डी वाले जज इस तरह के करप्ट भ्रष्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे अपने जॉब के साथ, उनका इलाज ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर सकती हैं। मगर यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही कटघरे में खड़ी है देश के सामने। सर लेकिन सवाल एक यहाँ पर ये है कि जब 18 तारीख को रिटायर हो जाएंगे और 19 को जब फिर से सुनवाई है, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा फैसला वहां से आएगा कि अगर नियुक्त कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से उसमें बदलाव होगा? क्योंकि यही सीजीआई, संजीव खन्ना जब सीजीआई नहीं बने थे उन्होंने कह दिया था कि कानून में बदलाव की जरूरत नहीं, जो प्रक्रिया बन गई है उसी पर काम होगा। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना और अपॉइंटमेंट हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। 19 से पहले नया चीफ इलेक्शन कमीशन आ जाएगा। यहाँ सुनवाई होके जैसे मॉर्निंग में शपथ दिला दी थी ना महाराष्ट्र में, अर्ली मॉर्निंग, ऐसे ज्वाइन कर लेगा वो अपना काम को। ये घूमते रहेंगे और यहाँ तारीख पे तारीख लगती रहेगी। और जो फौज है, अटॉर्नी जनरल और वो पूरी फौज है जो सरकार की, जिनका काम है संविधान की रक्षा करना, वो सरकार के गलत काम की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि इतने केसों का निपटारा कर दिया गया, लगातार सुनवाई चल रही है। 23,000 की तादाद बता रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनका इंटरव्यू सामने आया है। अरे जो इंपॉर्टेंट केस है वो पूरे देश के जनता के केस है। 140 करोड़, एक केस 140 करोड़ लोगों का है। वो डिसाइड किए क्या तुमने? वो संविधान के हिसाब से डिसाइड किए क्या? असली केस अगर इस तरह के केस सही डिसाइड करें तो इंडिविजुअल के केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में आने बंद हो जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में केस इसलिए आ रहे हैं जो महत्वपूर्ण फैसले वो समय पे नहीं हो रहे, उसी का साइड इफेक्ट है। दूसरे फैसले, लोगों के बीच के लड़ाई झगड़े के या दूसरे तरीके के फैसले सरकार और इंडिविजुअल के आते हैं ज्यादा। सरकार को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रिविलेज मिलता है। इसी वजह से सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट्स है और सरकार छोटी छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को धक्के खिलाती है। उससे पूछा कि भाई भतीजावाद चलता है, फलाना चलता है, वो पर्सन का उत्तर दे नहीं पाया। उस झूठे आदमी ने ये बात घुमा के क्या कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिटन टेस्ट होता है, सब लोग जज बन सकते हैं। अरे पर्सन तो था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे बनते हैं जज? और घुमा फिरा के अपने आप में, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल करप्शन। जो लोग अपने आप को ज्यादा शाना समझते हैं वो बातों को घुमाने की वो कोशिश करते हैं, मगर चोर को पूरा समाज पहचान लेता है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि मेरा बाप रिटायर हो गए थे, मेरे फादर रिटायर हो गए थे, तब मैं जज बना। इसमें भी उन्होंने झूठ बोला। यहाँ सिस्टम क्या चल रहा है? तुम मेरी कमर को खुजली करो, मैं तुम्हारी कमर को खुजली करता हूँ। उनके फादर के बनाए हुए जो जज थे वही तो लोग हैं उनके अपॉइंटमेंट के पीछे। जिनको आपके फादर ने जज लगाया उन्होंने आपको लगवा दिया, और क्या हुआ? देश का मजाक बना दिया। जितना कब्जा, जितना इस पे जुडिशियरी पे रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों पे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, इतना तो कब्जा देश की किसी भी संस्था पे भी नहीं रहा और आज भी जारी है। लेकिन इसको सर
हम्म, ये और देश के लिए खतरनाक है ये। देश के लोगों की भागीदारी नहीं है। और इवन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसे के आधार पे अपॉइंटमेंट का भी वो कर दिया, क्या करते हैं, पूंजीवादीकरण। क्योंकि अभी एक जज की अपॉइंटमेंट की है, उसको काफी दिन से कोर्ट उसके पास पड़ा था, हम्म, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब उन्होंने क्लियर किया, जो आदमी विधिवत प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो सिर्फ इसलिए जज बनाने के लिए रिकमेंडेशन दे दी कि इसकी सालाना आमदनी अकाउंट में पैसे 10 करोड़ रुपए हैं, तो इसका मतलब पैसे वाले जज बनेंगे। दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट। यह मेरे संविधान के लक्ष्य के खिलाफ है, संवैधानिक मूल्यों के, डेमोक्रेटिक मूल्यों के खिलाफ है। और ये काम हुआ इस देश में, इससे पता चलता है। वो आर्बिट्रेशन के केस करता है। कौन है आर्बिट्रेशन में केस करने वाले लोग? इस देश के पूंजीपति। और उन्हीं के वकीलों को जज बनाओगे तो वो किसको प्रोटेक्ट करेंगे? उन्हीं पूंजीपतियों के जो उनके क्लाइंट रहे हैं। तो देश में आम जनता के प्रैक्टिस करने वाला, डिफेंड करने वाला तो एक भी जज नहीं बना ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। या तो सरकार की प्रैक्टिस करने वाले, सरकार को डिफेंड करने वाले, या अब ये पूंजीपतियों को डिफेंड करने वाले लोगों को जज बनाया जा रहा है लगातार। हम्म, हम्म। ये लेकिन बहुत सर खतरनाक है देश के लिए। जी, डीवाई चंद्रचूड़ ये भी कह रहे थे कि निष्पक्ष होने के लिए जरूरी नहीं है कि नास्तिक हुआ जाए। कोई भी धर्म आप अपना रहे हैं, आप निष्पक्ष हो सकते हैं। जो फैसले हुए हैं वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हुआ है, उसमें कुछ भी पक्षपात नहीं है। अरे पक्षपात तो ये हुआ कि जब आप गाइड ले रहे हैं कि मैं भगवान से गाइड ले रहा हूं, उस भगवान को एविडेंस के रूप में पेश करिए, कौन सा भगवान था वो, कैसे आपको मिला और कैसे वो गाइड करता है। नॉनसेंस बातें, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। अस्तित्व में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कुछ लोगों के साथ भेदभाव करती है और कुछ को प्रिविलेज देती है। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है यूनिवर्स के अंदर। यूनिवर्स के अंदर ना भेदभाव है, ना कोई रहस्य है। जो कुछ है सबके सामने है। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ कैन अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ यूनिवर्स एंड कैन लिव अकॉर्डिंगली। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अस्तित्व में कोई भेद नहीं है। भेद की दुकान के सारे बहुत लोगों की दुकानदारियां चल रही हैं, और लोग बिना काम के, बिना मेहनत के लोगों को मूर्ख बनाने में और अपना घर भरने में लगे हुए हैं। ठीक इस है सर, ढोंग बहुत से बहुत इस शुक्रिया देश को आपका। बाहर निकाल के। तो आपने सुना, ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तय की है, 18 तारीख को राजीव कुमार रिटायर होकर जा रहे हैं और 19 को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त देश को मिलेगा। कह रहे हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सुबह सुबह पूरी तरीके से वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई थी, ठीक उसी तरीके से यहां भी होने वाला है। और 19 तारीख के बाद एक और अगली डेट मिल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे पाएगा, क्योंकि तकरीबन पिछले 1 साल से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सीजीआई संजीव खन्ना जो अभी सीजीआई बने हैं, उससे पहले उनके पास ये मामला गया था। सीजीआई बनने से पहले उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो प्रक्रिया बन गई है, अब उसी के मुताबिक ही मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि सुनवाई हो पाएगी सुप्रीम कोर्ट को जिसमें बदलाव के लिए कहेगा? क्योंकि लगातार राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि जब उसमें विपक्ष के तौर पर मैं अकेले रहूंगा और सरकार के 2 लोग होंगे तो मेरे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरी बात ही नहीं सुनी जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट एक अगली तारीख दे देगा?